नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें 26 मार्च को महाराजा निषाद की जयंती को लेकर के मंत्री संजय निषाद, जयवीर सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात करी है। साथ ही सांसद प्रवीण निषाद भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें सीएम योगी को जयंती कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है। साथ ही इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने 26 मार्च यानी कि जयंती वाले दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से तबाही मची हुई है। अलीगढ़, कानपुर देहात समेत कई जिले ऐसे जहां पर खेतों में खड़ी किसान की फसलें ओलावृष्टि की चपेट में आई और गिर गईं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर नजर आ रही है। हमीरपुर में जहां एक तरफ बेमौसम बारिश हुई है, फसलें करीबन 50% इनका नुकसान हुआ, तो वहीं खेत में मौजूद किसान पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। तो वहीं महोबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 17 साल की किशोरी की मौत हुई है। इसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात, अलीगढ़, लखनऊ, हमीरपुर, महोबा की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं इस बात की कि किस तरीके से सूबे में हाहाकार मौसम ने मचा रखा है। प्रदेश में बेमौसम बारिश से मची तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद राहत आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आपको बता दें पत्र में तेज बारिश से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को जल्द सहायता देने के बाद 2 दिन में राहत कार्यालय रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो इस समय सूबे के अंदर बेमौसम बारिश और मौसम खराब के चलते हाहाकार मचा हुआ है और इसी त्रासदी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पत्र लिखा गया है तमाम जिलाधिकारियों को कि किसान को बेसहारा ना छोड़ा जाए। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, तस्वीरों में आप देख पाए थे कि किस तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर किसान की खड़ी फसल ओले के चलते गिर गई है। दो दिन के अंदर आकलन करने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिलाधिकारियों को कही गई है कि जिस भी किसान की जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमीरपुर से अंकित पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में लखनऊ से अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और जड़े खान अलीगढ़ से मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। सबसे पहले चलेंगे लखनऊ। अनूप, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली और तस्वीरों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम को सीधे तौर पर पत्र लिखा है। देखिए पूजा, इसने किसानों को बर्बाद कर दिया, अन्नदाताओं को बर्बाद कर दिया। हम इस वक्त गेहूं के खेत में खड़े हैं, कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आशीष, तस्वीरें दिखाइए कि ये गेहूं है, ये बारिश की वजह से ये सब गिर चुका है। तमाम जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। आप समझिए कि ये सरसों का पेड़ है। सरसों का पेड़ जब ये पक चुका है, पेड़ कटने के बाद बारिश हुई है, बारिश के बाद देखो कितनी आसानी से सरसों गिर जा रहा है। अब ये जब सूखेगा तो इसका सरसों जमीन पे गिर जाएगा। यानी जो अन्नदाता है इस सरसों को पाने के लिए सोचो कितनी मेहनत करता है, एक बोता है, उसके बाद पानी लगाता है, खाद डालता है, लेकिन अब जब फसल पक चुकी है तब ये इनको मिलने का आसार बहुत कम दिखते हैं। आप देखिए किस तरीके से गेहूं बिल्कुल गिर चुका है। तमाम जो कई बीघे जो फसल नष्ट हो चुकी है। ठीक, और आगे पीछे कहूंगा कैमरामैन से, आशीष से दिखाएं, वो जो सरसों है वो वहां कट चुका है। किसान ने उसको काट लिया था, लेकिन बारिश होने के बाद जब वहां पर किसान जब ये बारिश का जब दौर खत्म हुआ उसके बाद सूर्य देवता निकले हैं। अब जब जस धूप तेज होगी वैसे वैसे उसकी जो फलियां होती सरसों की वो खुलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि कितना नुकसान अन्नदाताओं को हुआ है। ये एक इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पेड़ हैं ये अरहर के हैं, दलहन के फसल हैं। इसमें फली लग चुकी है,
बीज आ चुका है इसके अंदर, लेकिन जब बारिश के बाद तेज धूप होगी तो उसके बाद इस पे भी नुकसान होने के आसार हैं। अब बात कर लेते हैं आम वाले फसलों को लेकर के। आम के फसल में बौर आ रहा है, वहां पर जब बारिश के बाद उस पे बौर, उसका थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि तमाम जो आम वाले जो बागवानों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जो बौर है वो जड़ चुका है, अब आम की जो फसल है कम आएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए है। एक किसान भी हमारे साथ में है, उनसे पूछेंगे कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो राहत की बात की है उसमें कितना इनको संतोष है। सीएम योगी ने कहा है कि जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका आकलन किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। किस तरीके से देखते हैं प्रक्रिया, और क्या ये मुआवजा मिल पाएगा आपको? यहाँ तो हमको लग रहा कोई नहीं मुआवजा भी मिल रहा है ना तो दिया है। नहीं, आप ये एक बात पहले बताओ, कितनी फसल आपकी बर्बाद हो गई होगी? अरे कम से कम 20-25 हजार का तो नुकसान हो ही गया है। 1 बीघे में या पूरे उसमें कितने बीघे में? अरे 2 बीघे में, ज्यादा 2-3 बीघे में। 2-3 बीघे में 20,000 का नुकसान हुआ है। हाँ, तो ये मुआवजे की बात जो डीएम से कहा है योगी कि आप जब मौके पर जा करके आकलन करें कितना नुकसान हुआ है, तो आपको विश्वास नहीं कि ये फसल का मुआवजा मिलेगा? अब देखो भाई, अब दे तब तो मिलेगा, तब तो मिला है, नहीं तो कैसे पता चलेगा मिला है। कितनी लागत लग जाती हुई 1 बीघे में गेहूं बोने से लगा के काटने तक, घर पहुंचाने तक में? घर पहुंचाने तक का 1 बीघे में कम से कम लागत लग जाती है 10,000 की। और मिलता कितना है? 10-15 हजार से ज्यादा की लागत लगती है। अब जो नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान 20-25 हजार का तो हो ही गया है। तो आप पूजा समझ सकती है ये हालात हैं। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके जहाँ पर सिर्फ किसान अपने अन्नदाता सिर्फ अपनी अनाज से जीवित रहता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इतनी भारी तादाद में ओलावृष्टि हुई है, खड़ी फसल किसानों की बर्बाद हो गई। ये कुछ ऐसा है कि आप चौराहे पर अपनी कमाई रखकर सो जाइए और ये इंतजार कीजिए कि चोर उसको नहीं चुराएगा। हमीरपुर से जुड़े हुए हमारे साथ में अंकित, ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? सीएम के आदेश के बाद क्या किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं? उनको लग रहा है, थोड़ा आश्वासन है कि उनका जितना नुकसान हुआ है कुछ तो भरपाई हो जाएगी? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमीरपुर बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। बुंदेलखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ का जो नागरिक है केवल खेती पर ही आधारित है। और तो यहाँ खेती की बात की जाए तो यहाँ पे बेमौसम बारिश जो हुई है उससे किसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है। और बारिश के साथ साथ जो आकाशीय बिजली ने भी यहाँ पे बहुत कहर बरपाया है। एक किसान अपने घर से दोपहर में 2 बजे निकलता है, खेत की रखवाली करता है, और अचानक बारिश होती है, बिजली गिरती है और वो ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर प्रशासन से जब बात इसके मुआवजे की गई तो प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हमारे हाई कमान से आदेश आया है कि जो भी नुकसान किसान का हुआ है और जो भी उसका नुकसान और आगे होने वाला है वो पूरी रिकॉर्ड के तहत तैयार किया जाए। उसके लिए टीमें तैयार की गई, जो टीमें गांव-गांव जाकर मुआवजे का आकलन कर रही है, नुकसान का आकलन कर रही है। हमारे हमीरपुर जिले में सरीला तहसील है, वहां पे हरसुड़ी और आपका पतेवरा गाँव ऐसा है, कुपरा, जहाँ पे 50 से 70% फसल पूरी नुकसान हो चुकी है। और मौसम विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी भी की गई थी कि जो भी दलहन की फसल है जो कट चुकी है उसको ऊंचे स्थान पर ले जाएं, उसको ढेर पे लगा दें और पन्नी लगाकर उसको ढक दें। और जो फसल काटने के लिए तैयार है वो फसल को भी काटे नहीं, वो उस फसल को बरसात के बाद ही काटे। बिल्कुल। चलिए अंकित, आपका रुख मैं वापस से करूंगी, अलीगढ़ का रुख करते हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ में जड़े खान जुड़े हुए हैं। खान, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपके साथ में मेरे ख्याल में किसान परिवार भी मौजूद है और आप खेत में खड़े हुए हैं और अलीगढ़ की तस्वीरें भी इस समय हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भयावह हैं। हो सकता है देखने वालों को ये तस्वीरें सामान्य लगें कि हाँ खेत में फसलें पड़ी हुई हैं, लेकिन उस किसान से सोचिए, उस किसान के बारे में सोचिए कि जिसने अपनी हाड़ मांस और मेहनत पूरा लगा दिया इस फसल के पीछे और वो बर्बाद हो चुकी है। खान, बताएं क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा जी, हम आपको बता दें, यहाँ फसल जो है बेमौसम बरसात के कारण पूर्ण रूप से बिछ गई है। वहीं किसान जो है अपने जिसमें लागत लगाई है, इन्होंने भरपूर लागत लगाई है, कर्ज लेकर किसानों ने लागत लगाई है, वहीं जो है इन्हें अपनी लागत उठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर किसानों से जो हमने बातचीत की है तो उन्होंने बताया कि हमारे जो है बहन और बेटियों की शादियां होनी है, जिनको लेकर वो कर्ज में डूबे हुए हैं। इसी को लेकर उन्होंने जो है मुआवजे की मांग भी की है।
जहां कोई अधिकारी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो सोचिए, किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है तो उम्मीदें उगाता है, और उन उम्मीदें होती हैं कि ये फसल जब बेचेंगे तो अपनी बेटी की शादी कर देंगे, ये फसल जब पक जाएगी तो बेटे को पढ़ने के लिए शहर में भेज देंगे, और फसलें नहीं धराशायी हुई हैं धरातल पर, वो किसान की उम्मीदें हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर सपा प्रवक्ता अमित जैमई ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आज दिल्ली को फिर से घेरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा किसानों का साथ देगी और ये कोलकाता कार्यकारिणी में तय हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने देश के किसानों से विश्वासघात किया, ये पूरा देश जानता है। चलो आपको विपक्ष से दिक्कत है, चलो आपको समाजवादी पार्टी से दिक्कत है, चलो माना प्रधानमंत्री जी आपको माननीय अखिलेश यादव जी से दिक्कत है, लेकिन इस देश में जो ये किसान है, जो पूरे देश को खिलाने वाला है, गरीब गुरबा से लेकर राज्य। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के साथ शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। आपको बता दें, शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम 2022 विधानसभा चुनाव में जनसंपर्क कर रहे थे, जिस दौरान का ये वीडियो है। शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में 5-5 लाख के इनामी हैं, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम के घर का प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने उसको जमींदोज कर दिया है बुलडोजर की मदद से। गुलाम मोहम्मद अतीक अहमद के खास शूटर्स में से एक था, उसकी तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद परिजनों ने अपना दर्द बयां किया और जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया, जिसके बाद उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। आज ध्वस्तीकरण की चौथी कार्रवाई हुई है, जिसमें बीजेपी नेता राहिल हसन के भाई का नाम गुलाम का आया था, जिनकी सीसीटीवी फुटेज आई थी। फिलहाल गुलाम के परिजनों का अब गुलाम से ऐसा कोई नाता नहीं है, उनका ऐसा परिजनों का कहना है। हम बात करेंगे, गुलाम के भाई राहिल हसन है जो कि बीजेपी के नेता भी हैं। आपके भाई का नाम आया इस पूरे मामले में, आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई, किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा? ध्वस्तीकरण कार्रवाई हम देखिए, अपराधियों पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो निर्दोष हैं उनके साथ पूरा न्याय करें। तो आपकी तो खुद सरकार है, बीजेपी के आप सदस्य भी हैं इस टाइम, तो अब कहा जा रहा है गुलाम के इनकाउंटर की भी चर्चा बहुत सारी है, क्या देखता है परिवार, क्या कहेगा? परिवार है, हमारी बूढ़ी माँ है, करीब 70 साल उम्र है, और उनकी 2014 में ही शादी हो गई थी, और शादी के कुछ साल बाद हम लोग अलग हो गए थे। वो अपना अलग जीवन यापन कर रहे थे, हम लोग अलग जीवन यापन कर रहे थे, और परिवार ने डिसाइड किया है कि जिस तरह का गलत काम किया है उन्होंने, और हमारे परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, और हम लोग ने निर्णय लिया है कि अगर इनकाउंटर होता है या कुछ ऐसा होता तो उनका शव भी नहीं लेंगे हम लोग। तो गुलाम अब जब आप लोग से अलग हुए थे उसके बाद गुलाम कहाँ रहा करते थे? वो कहा जाता कि यहीं रहते थे? बिल्कुल, उनको एक अपना हिस्सा का वो उन्होंने बेच चुके थे यहाँ का, और घर का एक कमरा उनको दिया गया था रहने के लिए, और उन्होंने कहा था कि जब हम अपना निर्माण कर लेंगे या कहीं ले लेंगे तो फिर रहेंगे, तो इस नाते उनको घर पे एक कमरा दे दिया गया था। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर गुलाम की माँ भी हैं जो कि 75 साल उनकी आयु है, और वो खड़े होने में भी असमर्थ हैं। आज उनका घर ढहा दिया गया है, ध्वस्तीकरण की माताजी कार्रवाई हुई है गुलाम को लेके, किस तरह से देखते, क्या कहिएगा? गलत है तो उनके साथ गलत किया जाए, हम लोग गलत नहीं थे, हमारे साथ गलत नहीं करना चाहिए, इन लोगों को हमको न्याय दिया जाए। अगर गुलाम का, आपने ये भी कहा कि गुलाम का इनकाउंटर होता तो उसके शव को आप लोग नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। गुलाम से कोई ताल्लुकात? कोई ताल्लुकात हमारा नहीं रहेगा, बिल्कुल। तो सुना आपने, उनके भाई राहिल थे और उनकी माँ थी, उनका कहना साफ तौर पर है कि गुलाम की इसमें संलिप्तता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अब गुलाम से इस परिवार का कोई पहले भी ताल्लुक नहीं था और नहीं था कोई संबंध, और आगे भी नहीं रहेगा। अगर गुलाम का इनकाउंटर होता है या मारा जाता है तो उसके शव को भी परिवार हाथ नहीं लगाएगा और नहीं लेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
आपको बता दें कि राहिल हसन इस समय मौजूदा वक्त में बीजेपी में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि घर का एक कमरा गुलाम के नाम था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि 3 दौर की सुनवाई के दौरान इसके बाद आदेश देंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जनता को बिजली चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पावर सप्लाई करे ही करे। साथ ही हड़ताल से सरकार को करीबन 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये बात सरकार ने दाखिल करी है, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि क्यों ना हड़ताल करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोककर नुकसान की भरपाई की जाए। साथ ही हड़तालियों पर दर्ज 600 एफआईआर को लेकर कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया। कोर्ट के निर्देश पर बिजली विभाग कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने हड़ताल न करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों में चल रहे मदरसों की योगी सरकार दोबारा जांच करवाएगी। सरकार को आशंका है कि उन मदरसों की फंडिंग गलत तरीके से हो रही है और जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस भी मदरसों में जाएगी। वहीं गलत रास्ते से आ रही फंडिंग वाले मदरसों पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही हज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ सकती है। आज यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 31 मार्च तक आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। इन तमाम मुद्दों पर जनता टीवी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह है। आज सर बैठक हुई है, क्या क्या बैठक के मुद्दे रहे हैं आज? देखिए, आज बड़े तात्कालिक विषय को लेकर बैठक हुई, क्योंकि हज यात्रा बड़ी पवित्र यात्रा है। हज यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, हज यात्री ठीक से यात्रा करके वापस आ जाएं। आज एक तो विभिन्न किनारों से, कोनों से हज यात्रा का समय बढ़ाने की मांग हुई कि हज यात्रा का समय 31 मार्च तक कर दिया जाए। तो आज ही भारत सरकार को लिख दिया गया है कि समय भारत सरकार बढ़ाती है, 31 मार्च तक समय बढ़ाने की संभावना है कि ये समय बढ़ जाएगा। दूसरा, हज यात्रियों की ये चिंता थी कि हमें यहाँ आकर हमारे टेबल कॉर्नर कुछ ऐसे सेंटर बना दिए जाएं जहाँ पर हमारी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो हम ये सेंटर भी बनाकर विभिन्न जिलों के अलग अलग बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ रुकने की भी ठीक व्यवस्था हो, इसका भी प्रबंध कर रहे हैं। साथ ही साथ करेंसी चेंज करने की बात आई थी, वहाँ करेंसी पर ज़्यादा पैसा गड़बड़ हो जाता था। यहाँ ही करेंसी चेंज करेंगे ताकि इन्हें वहाँ कोई कठिनाई ना आवे। दूसरा, एक ये आ रही है समस्या कि जो हज को जा रहे हैं यात्री, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध होने में समस्या आ रही है। तो आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है, पत्र भेजा जा रहा है कि जो हज यात्रा को यात्री जा रहे हैं उनको प्राथमिकता से वैक्सीन लगवाने का काम किया जाए। क्या पहले उन लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं थी क्या? अब पहले लगवाई नहीं थी या तो वो पूछा नहीं मैंने, लेकिन अब उनकी समस्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक और है, मदरसा शिक्षा के बारे में भी आज विषय उठा था। उन्होंने टाइमिंग चेंज करने की बात की थी, 9 से 3 है टाइमिंग। उनकी नमाज इत्यादि में कुछ कठिनाई आती थी, तो टाइमिंग भी 1 अप्रैल से हम चेंज कर रहे हैं, 8 से 2 उनकी सुविधा अनुसार ये जियो जारी कर रहे हैं। मदरसा को लेकर के अभी आपने सर्वे कराया था, रिपोर्ट आ गई, बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए? बैठक में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? और अभी आजमगढ़ में भारी तादाद में अवैध मदरसे पे भी जिक्र हुआ था। देखिए, कुछ स्थानों पर जो बॉर्डर पर हैं उन मदरसों की फंडिंग में संदेह है। उनने कहा है कि हमें ज़कात से फंडिंग होती है, उनने कहा है हमें चंदा मिलता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। ना वहाँ चंदा दिया जा सकता और ना वहाँ ज़कात करने वाले लोग हैं। तो हमको संदेह हुआ है कि ये फंडिंग कहीं गलत हाथों से तो नहीं आ रही है। कहाँ से हो रही है? ये कहीं विदेश से फंडिंग की संभावना है कि कहाँ से हो रही है। तो इसलिए हम दोबारा इसकी जांच करा के कड़ी कार्रवाई करेंगे। कौन लोग कर रहे हैं सर? अब ये तो सर्वे रिपोर्ट होने के बाद ही पता लगेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फंडिंग देने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और ये ऐसी फंडिंग का स्रोत पता कराने के लिए हमने कार्रवाई की है। पुलिस की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका प्रयोग करेंगे और ऐसे मदरसों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या आशंका है आतंकी गतिविधियों के लोग यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं? इस संभावना से भी मना नहीं किया जा सकता। जो आपने विषय उठाया ये गंभीर है, क्योंकि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को किसी हाथ का खिलौना नहीं बनने देंगे, उनके हाथ में तोप तलवार बंदूक नहीं जाने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम गरीब मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं। माननीय योगी जी अहरनेस ये काम कर रहे हैं, इसलिए मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। अभी मदरसों पे एक रिपोर्ट पूरी तैयार की गई थी उत्तर प्रदेश में, क्या ये बातें उस रिपोर्ट में रह गई थी? हाँ, ये संभावना व्यक्त की गई कि फंडिंग पर फिर एक बार कड़ाई से काम किया जाए और फंडिंग को स्वच्छता के साथ लाने का काम किया जाए। कितने ऐसे मदरसे होंगे सीमावर्ती? मदरसों की संख्या अभी निश्चित नहीं बताई जा सकती, बाद में बताएंगे। शुक्रिया। तो सीमावर्ती इलाके में जो मदरसे हैं, एक बार उनकी फिर से जांच होगी और उनकी फंडिंग कहां से हो रही इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। कैमरा रियाद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के जरिए साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रयागराज हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जवाब मांगा था, लेकिन एएसआई ने आज अपना जवाब कोर्ट में नहीं दाखिल किया, या यूं कहें कि आज भी जवाब दाखिल नहीं किया और कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त करी है। तो वहीं आज फिर कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि क्या बिना नुकसान पहुंचाए हुए कार्बन डेटिंग की जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है और मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दिनेश जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से कार्बन डेटिंग का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि एएसआई ने अपना जवाब पिछले 2 बार से दाखिल नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई है एएसआई को, वो इसी बात की लगाई है कि 2 बार आपसे पूछा जा चुका है कि इस कथित शिवलिंग की अगर कार्बन डेटिंग कराई जाती है तो कोई किसी तरीके से उसका नुकसान ना हो, क्या ऐसा तरीका हो सकता है? क्योंकि बिना इसके शिवलिंग की आयु का पता लगाना मुश्किल है। 2 बार कोर्ट इसको लेकर के ऑर्डर कर चुकी है, लेकिन अभी तक एएसआई की तरफ से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया, जिसको लेकर आज कोर्ट नाराज थी। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको बस अंतिम मौका देते हैं, 5 अप्रैल तक आपको इस पूरे मामले में अपना जवाब देना होगा कि क्या अगर इसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाता है, कार्बन डेटिंग कराई जाती है तो शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके पास में है? इसको लेकर कोर्ट काफी नाराज थी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी आज, सचिवालय में ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक शुरू, नई आबकारी नीति पर मुहर भी लग सकती है। चले, ग्राउंड जीरो से नवीन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, बैठक पर सबकी नजर हर लिहाज से रहने वाली है क्योंकि मौसम बदला हुआ है, जोशीमठ का मामला है और भी अन्य विषय हैं। कोविड काल के दौरान जिन लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई थी उनका भी बड़ा विषय है। सब पर निगाह लोगों की रहने वाली है। जी पूजा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उनकी कैबिनेट बैठक होने वाली है। तमाम सारे लोगों ने कयास लगाई है कि कैबिनेट में कुछ ना कुछ नया। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम और उपनल के माध्यम से लगाए गए थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जो कर्मचारी वह आंदोलन पे हैं, उन्होंने भी उम्मीद लगाई है कि हो सकता है कि इस कैबिनेट में उनकी जो सेवाएं हैं उसे और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो तमाम सारी ऐसी बातें हो रही हैं। इसके साथ ही अगर बात करें आबकारी नीति की, तो आबकारी नीति लागू करने की भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये कैबिनेट है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी मंत्री कैबिनेट बैठक में आ रहे हैं वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि मंत्री अपनी तैयारी से नहीं आए हुए थे और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नाराजगी भी जताई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित किया है कि जो भी मंत्री हैं वह अपने अपने विभागों की पूरी तैयारी के साथ कैबिनेट में आए और वहां पर प्रतिभाग करें।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नवीन ने बताया कि किस तरीके से 4000 करोड़ राजस्व प्राप्ति को लेकर के निर्णय हो सकता है, साथ में अन्य विषयों पर भी मुहर इसमें लग सकती है। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मंत्री आएगा वो पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हुए हैं। सीएम धामी ने निरीक्षण करते हुए भारी बारिश के बीच आम जनता से संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें इसके समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सीएम धामी ने जनता से प्रदेश सरकार की ओर से संचालित अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।